जैसे कि भारत कैपिटल बनता जा रहा है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जैसे हम बात करें, एब्डोमिनल ओबेसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जिस तरह का आईसीएमआर का डेटा आया था जो शो कर रहा है कि पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो जैसे कि भारत कैपिटल बनता जा रहा है सभी तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का, और उसमें एक और बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा हमारा डिस्कशन होता नहीं है, हम ज़्यादा उसके बारे में चर्चा बात करते नहीं हैं, जो कि है स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप डिप्राइव्ड होना। भारत की अगर हम बात करें, ग्लोबली अगर हम देखें तो भारत सेकंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री है। मतलब यहाँ पर लोग ठीक तरीके से नहीं सोते हैं। 93% के करीब हमारे जो युवा हैं उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है। देखिए, नींद ठीक ना होने के बहुत सारे कारण हैं। आपके बायोलॉजिकल कारण हैं, आपके फिजियोलॉजिकल रीज़न है, बहुत सारे सोशल कारण हैं, और भी देखें तो कई तरह के प्रेशर, स्ट्रेस। पर उसमें एक जो बीमारी है जो बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया के बारे में तो हम सब डिस्कस करते हैं, पर एक और बीमारी है स्लीप एपनिया, जो कि ज़्यादा चर्चा में आई थी जब हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं। जैसा कि आजकल युवाओं के अंदर यंग हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। उनमें से स्लीप एपनिया जो कि काफ़ी कॉमन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ डॉक्टर लोकेश मित्तल हैं, जो कि एक रिनॉन्ड स्लीप एक्सपर्ट हैं और पिछले 10 सालों से वो स्लीप मेडिसिन पे, स्लीप सर्जरीज़ पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज़ कर चुके हैं, काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, उनका फॉलोअप कर चुके हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो हम एक्सपर्ट से ही जानेंगे कि स्लीप एपनिया एक्चुअल में है क्या, इसका कारण क्या है, और क्या ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। तो हमारे साथ डॉक्टर लोकेश मित्तल, जो कि एक स्लीप एक्सपर्ट है। सर, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो सर, आप जो स्लीप एपनिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, आम लोगों को ये समझ नहीं आता है कि स्लीप एपनिया क्या है। वो सिर्फ बात करते हैं कि भाई मुझे नींद नहीं आती ठीक तरीके से। तो एक्चुअल में स्लीप एपनिया है क्या, अगर आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझा पाएँ। देखिए, तो मैं अपने सारे लिसनर्स को ये जरूर बताना चाहूँगा कि हर डिजीज़ का उसके नाम में ही उसका एक उल्लेखन होता है। तो स्लीप एपनिया मीन्स कि रात को सोते हुए आपका सांस रुकना। तो जनरली ये दो कैटेगरीज़ में जनरली हम डिवाइड करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोले कि हमारे नाक से लेके छाती तक जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के रास्ते में नाक की हड्डी, नाक के मांस फूलना जिसको टर्बिनेट्स कहते हैं, एडिनोइड हाइपरट्रोफी होना, यूवुला मोटा होना, पैलेट मोटा होना, हमारे टॉन्सिल्स का बड़ा हो जाना, हमारे वेलम का कंस्ट्रिक्ट करना, हमारे सेल्फिंगोफ्रिंजियल फोल्ड्स का कंस्ट्रिक्ट करना, या हमारी टंग बेस की हाइपरट्रोफी होना, या फिर हमारी एपिग्लोटिक फॉल, जिसके कारण एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है जो हमारी नेज़ल एयरवे, हमारे एंड डेस्टिनेशन दैट इज़ लंग्स तक नहीं पहुंच पाता। तो सिंपल भाषा में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम OSAS से जनरली पेशेंट्स को ये बताया जाता है जब उनकी डायग्नोसिस की जाती है। वो एक स्लीप स्टडी के माध्यम से की जाती है, एक ओवरनाइट स्टडी करते हैं जिसमें हम आपकी रात को 1 घंटे में कितनी बार सांस रुक रहा है उसको AHI स्कोर्स कहा जाता है। जनरली 0 to 5 स्कोर्स को नॉर्मल माना जाता है, 5 से 15 को माइल्ड, 15 to 25 मॉडरेट एंड अबव 25 को सीवियर माना जाता है। कि मीन्स मानिए एक पेशेंट का 30 स्कोर आ रहा है तो 1 घंटे में वो 30 बार सांस रुक रहा है। अब वो 30 बार सांस क्यों रुक रहा है, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है। तो ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नेज़ल एंडोस्कोपी प्रोसीजर होता है, जो हमारे एंडोस्कोप के जरिए हम उस ऑब्स्ट्रक्शन साइट को चेक कर सकते हैं, उसको पेशेंट को दिखा सकते हैं। वंस दे गेट टू नो कि हाँ हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो नाउ इट्स 1+1 2 फॉर एवरी पेशेंट। दे गेट टू नो कि हाँ अब हम इस चीज़ को इरेडिकेट कराएंगे तो हम बड़े आसानी से ठीक हो सकते हैं। अब जो दूसरा स्लीप एपनिया मैं बात करना चाह रहा था, डेट इज़ सेंट्रल स्लीप एपनिया। समटाइम्स हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से अपने ब्रेन के अंदर ऑक्सीजनेशन लेवल्स को इतना कम कर देते हैं कि एक साइड इफ़ेक्ट उठकर आ जाता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। समटाइम्स पेशेंट हमारे पास आता है, सर मैं 15 साल से डायग्नोस्ड केस हूँ,
पहले सिर्फ मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रहता था, अब मुझे सेंट्रल स्लीप एपनिया भी रहने लग गया है। नाउ अगर मैं ये सर्जिकल प्रोसीजर कराता हूँ तो व्हाट विल हैपन टू मी? सो आई सिंपली टेल देम कि जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है इज ड्यू टू द न्यूरोनल डैमेज यू हैव कॉज्ड विद द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिली, इतने टाइम से नहीं मिली, इस कारण वो डेफिशिएंसी होगी। तो दिस इज अ सेकेंडरी कॉज ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि हमें उसके कारण हमारा न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट भी ऐड हो गया। और समटाइम्स इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट्स नहीं होते। ऐसे केसेस में आपको न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक एनालिसिस की ज़रूरत होती है। ऐसे केसेस में हम एज अ सर्जन इस पेशेंट को नहीं आगे परस्यू करते और एक न्यूरोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के पास एनालिसिस के लिए रेफ़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डॉक्टर लोकेश, जैसा आपने बताया कि स्लीप एपनिया किस तरह से दो प्रकार का होता है, पर इसमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये एक आपने बताया कि इसके लिए आप इसको डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी कर सकते हैं, पर क्या कोई ऐसे लक्षण भी है जो हम जान सके जिन लक्षणों के द्वारा, और कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं कि जहाँ पर हमें बिल्कुल एकदम अलर्ट होना है और हमें समझना है? और तीसरा मैं साथ के साथ एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हार्ट से संबंधित हमें लग रहा है कि हमें कोई समस्या है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर मिलेंगे, हमारी पेट की कोई समस्या है तो हम गैस्ट्रो वाले डॉक्टर से मिलेंगे। ऐसे लक्षण हमें कोई लगते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हमें स्लीप एपनिया है, तो हमें किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले जो स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, डेट इज़ लाउड स्नोरिंग। लाइट स्नोरिंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लाइट स्नोरिंग हमें कई बार अल्कोहल के इफेक्ट में या फिर ज़्यादा थकान होने पर भी हो जाता है, लेकिन इतनी लाउड स्नोरिंग हो रही है कि कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ आ रही है, आपके स्पाउस आपको बता रहे हैं, आपके बच्चे आपको बता रहे हैं, वीडियोज़ बना के दिखा रहे हैं, या फिर रात को आप खराटे लेते लेते बीच में एक पॉज आता है और उसके बाद एकदम से एक लंबा खराटा आता है, तो ये एक बहुत ही रेड फ्लैग साइन है जो आप स्पाउस, एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ चाइल्ड आप देख सकते हैं अपने घर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो क्या होता है कि हम खराटे लेते हैं और सडनली एक पॉज आता है और काफ़ी लोग भगवान का थैंक यू करते हैं कि शुक्र है इसके खराटे बंद हुए और अब सो जाते हैं। तो मैं इसको ज़रूर आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी हम एक टूटी हुई सड़क पे जाएंगे हमें हमेशा खड्डा लगेगा। तो ऐसे ही जब भी अगर किसी को स्नोरिंग है तो उसके कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन साइट है और जब भी वो सांस लेगा उसको खराटा आएगा। तो अगर हम उस सड़क पर जाएंगे नहीं या वो सड़क ठीक हो गई तभी हमें खड्डा नहीं लगेगा। तो अगर या तो सांस नहीं जा रहा या वो सांस का रास्ता ठीक हो गया तभी वो खराटा ठीक माना जाएगा। अगर वो खराटा बीच में रुक रहा है, 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट का पॉज ले रहा है, वो एक तरीके से उस पेशेंट का सांस रुक गया है। आप एज सून एज पॉसिबल उस पेशेंट को हिला दीजिए ताकि उसका एकदम से खराटा दोबारा आने लग जाए। कई बार वो खराटा जब हमारा सांस रुक जाता है, हम कई बार स्लीप स्टडीज़ में मैक्सिमम लेटेंसी पीरियड हमारे सांस रुकने का 2 मिनट्स, 1 मिनट 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 15 सेकेंड्स भी देखते हैं। तो फिर आप मुझे एक बार बताइए कि आप अपना सांस दिन में कितने सेकंड के लिए रोक सकते हैं? मैक्सिमम 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। यू विल गेट अ पाउंडिंग हार्ट इफ़ यू विल पॉज योर ब्रेथ फॉर 30 सेकेंड्स। सो रात को जब आप 1 मिनट के लिए सांस रुक रहा है, 50 सेकेंड्स के लिए सांस रुका है, तो योर हार्ट बीट फ्लक्चुएट्स। सडनली कई बार पेशेंट उठता है और उसको अपनी हार्ट बीट फील होती है, वो कई बार इमरजेंसी में भी चला जाता है और वहाँ जब उसकी ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं। कई बार उसके लिए भी स्टेंट डल जाता है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द हार्ट रेट। तो जब सडनली जब उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, स्टेंटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो सेटल हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि चलो ये हार्ट के कारण होगा, वो सोचता है कि चलो ठीक हो रहा है, बट द रूट कॉज स्टेज देयर ओनली। फिर उसको बाद में लगता है कि अब वजन भी बढ़ने लग गया है, सब कुछ बढ़ने लग गया है, फिर वो खुद से सर्च करके या किसी अच्छे डॉक्टर ने उसको बता दिया कि नहीं, आपको जो प्राइमरी कॉज है वो आपका स्लीप एपनिया है। तो ऐसे केसेस में वो फिर हमारे पास लैंड करता है। अब जो थर्ड कॉज है वो है डे टाइम स्लीपीनेस। जब हम पूरी रात नहीं सो रहे, हमें इवन कि अपने डे ड्रीम्स भी याद रहते हैं, नाइट ड्रीम्स भी याद रहते हैं। कई पेशेंट्स तो हमें बोलते हैं कि सर हमें सारा कुछ अपनी रात का याद रहता है। हमारे फेजेस ऑफ स्लीप होते हैं, इसको NREM स्लीप एंड REM साइकिल कहते हैं।
जनरली हमें ड्रीम्स याद नहीं रहने चाहिए, इनिशिएशन हमें को याद रह सकता है क्योंकि वो एक NREM स्लीप से शुरू होता है, बट वंस वी गेट इनटू द REM स्लीप साइकिल वी डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग, वी आर enjoying दैट स्लीप एंड आवर ब्रेन इज स्लीपिंग, द ब्रेन इज कलेक्टिंग मेमोरीज एंड उसमें वो अपनी ही एक इमेजिनेशन में है, बट इफ़ वो हमें याद रह रहे हैं तो मीन्स हम NREM स्लीप से REM स्लीप में गए ही नहीं। तो ये भी आप एक सिम्टम्स बहुत आराम से अपने मेंबर से पूछ सकते हैं कि क्या आपको सांस रुकता है, क्या आपको खराटे आते हैं, क्या आपको डे ड्रीमिंग भी होती है, क्या जो आपको ड्रीम रात को हुआ था वो आपने पहले सोचा था, या उनको ऐसा लगता है कि वो सोए थे, ड्रीम ले रहे हैं, फिर वॉशरूम गए, फिर दोबारा सोने लगे, फिर वो ड्रीम वहीं से कंटिन्यू हो गया। तो डैट ब्रेन इज़ एक्टिव, वो नहीं सो पा रहा है। तो जब सारा दिन सुस्ती रहती है, वो सारी रात सो नहीं पाते ऑक्सीजन की मात्रा के कारण, बार बार उठते हैं, कई बार यूरिनेशन के बहाने से उठते हैं, कई बार बैठ जाते हैं, उन्हें पाउस को बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या बार एसिडिटी का अटैक आता है, या हैवीनेस हो जाता है, इरिटेबल मूड हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, घर पे बात पे लड़ाई करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी लो ऑक्सीजनेशन के कारण है। और जो फोर्थ सिम्टम है जो हमें सब कुछ देखना है वो है हमारा वजन बढ़ना। जब हमारा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। बॉडी वांट्स टू सिक्योर एज मच एज पॉसिबल फॉर दी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो सडनली क्या होता है कि एकदम से थ्रश आता है इंक्रीज हमारे वेट का। आप कहते हो कि अभी तो मेरा 80 था, सडनली मैं अब लिक्विड डाइट पे भी हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जिमिंग भी कर रहा हूँ, स्टिल 82 83 बढ़ता ही जा रहा है। तो वो हमारी लो ऑक्सीजनेशन के कारण होता है। और जो थर्ड क्वेश्चन हमारा सर ने पूछा कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सबसे पहले मैं इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ हो क्यों रही है और ये किस किस अंग को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हमारे नाक से लेके छाती तक के रास्ते में जो भी रुकावट है उसके कारण रहती है। तो उसमें नाक की हड्डी, नाक का मांस फूलना जो मैंने आपको अभी बताया, वो सबके कारण रहता है। तो इस चीज़ का डॉक्टर जनरली ENT होता है, कान नाक गले के रास्ते के जरिए ही लंग्स तक जाता है। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स जिन लोगों की स्थिति वो सही समय पर नहीं पकड़ते या सही समय पर डॉक्टर पे नहीं पहुंचते, तो उनका चेस्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। ऐसे केसेस में जब चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पेशेंट को बाईपैप थेरेपी पे डाल दिया जाता है, जिसमें लंग सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप बाईपैप थेरेपी पे नहीं जाना चाहते और CPAP से ही डायरेक्टली छुटकारा पाना पाते हो, तो ऐसे केसेस में हम एज अ सर्जन आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। वंस द पेशेंट गोज ऑन बाईपैप थेरेपी, ऐसे केसेस में फिर पल्मोनोलॉजी सपोर्ट के साथ हम उसको पहले CPAP में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी हम आगे मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया कि ज़्यादातर इस तरह के लक्षण हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ तो लक्षण ऐसे होते हैं जिनको कि आप जब सो रहे हैं उस समय आप, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऐसा पॉज आता है, आपकी सांस रुक जाती है, और जैसा स्नोरिंग की बात की, खराटों की, तो इस तरह के लक्षण्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो डे टाइम में हमें बहुत ही फटीग सी महसूस हो रहा है, हम अपनी डाइट ठीक ले रहे हैं, हम सब कुछ, हमारा रूटीन ठीक है, पर फिर भी हमें फटीग फील हो रहा है और हमें लग रहा है हम सो भी रहे हैं 7-8 घंटे, बट फिर भी हमें रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं लग रही, हमें लग रहा है हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह के कुछ कारण हैं, और जैसा कि ज़्यादातर ऐसे कारण आजकल ख़ास तौर पे हम यूथ में देखते हैं, और ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे, इन पे कोई बात करता नहीं है। आपको लगता है कि आपको फटीग फील हो रही है तो आप कुछ भी ऐसा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, आप कैफ़ीन ले लेते हैं और अपने आप को आप अवेकन करके रखते हैं। और जैसा कि भारत में देख रहे हैं कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसका भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है आपका स्लीप डिप्राइव्ड होना। और स्लीप डिप्रिवेशन का, जैसा कि डॉक्टर मित्तल बता रहे हैं, बहुत बड़ा मेजर कारण है स्लीप एपनिया, जो कि अनट्रीटेड रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में हम सबको अवेयर होना, इसके लक्षणों को जानना। तो हमने लक्षण जाने, हमने रेड फ्लैग्स जाने, अभी हम डॉक्टर मित्तल से जानेंगे कि इसके और ऐसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर लोकेश, अगर स्लीप एपनिया आपको लंबे समय तक रह रहा है तो ऐसे क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि हार्ट डिजीज़ भी एक, हार्ट अटैक भी इसका एक कारण है, और इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? देखिए, हम जब भी खराटे लेते हैं, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ईसोफेगस के ऊपर, हमारे लंग के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है।
मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर हम सब ये बोलते हैं कि खराटे नॉर्मल हैं, तो आप 3 मिनट मेरे सामने खराटे मार के दिखाइए। जब भी आप दिन में 3 मिनट खराटे मारेंगे, आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, आपको छाती से सांस आने में दिक्कत आने लग जाएगी, आपको इवन कि आपका पाउंडिंग हार्ट हो जाएगा, आपको लगेगा गला सूखने लग गया, आपको लगेगा आंखों से पानी चलने लग गया। तो ये तो सामने सामने हमारे सिम्टम्स हैं जो हम अपने आप ही चेक कर लेते हैं। लेकिन डे टाइम स्लीपीनेस, अब हम दिन में हमारी एफिशिएंसीज़ को ख़राब कर रहे हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ रही है, गाड़ी में बैठे हैं, पीछे बैठे बैठे एकदम से सो जाते हैं या फिर मूवी देख पा रहे हैं। कई पेशेंट्स हमें बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमने 10-12 साल से, जब से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमने एक कंप्लीट मूवी नहीं देखी। कोई भी मूवी में दे जाते हैं, बीच में ही सो जाते हैं, पता नहीं कब आंख लगती है, वाइफ उठाती रहती है या हस्बैंड उठाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फेस करता है, बट उन्हें ये बात का नहीं पता होता कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। और उनमें कई बार हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इवन थायराइड डिसऑर्डर्स भी हमारे फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। वेट हमारा बहुत बढ़ने लग जाता है, एकदम से मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत पीक पे चला जाता है, हमें इरिटेशन महसूस होने लग जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वाटरिंग ऑफ आईज, आई बैग्स बनने लग जाते हैं। इवन कि कई बार तो हमारे दांतों तक भी इसको इम्पैक्ट करता है। बार बार माउथ ब्रीदिंग के कारण गला सूखता है, तो डेंटल केरीज होने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। अगर हम देखें, इस डिज़ीज़ का इम्पैक्ट हर डॉक्टर की ओपीडी में होता है। इवन डाइटिशियन के पास चले जाइए, ओबीज के लिए वो जाएंगे आपके पास, पल्मोलॉजिस्ट के पास तो जा ही रहे हैं, ईएनटी के पास भी जा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के लिए वो उनको डायबिटीज़ में मेटाबॉलिज्म के कारण चेंजेस आ जाते हैं, वो हाई से हाई मेडिसिन लगा के, इंसुलिन लगा के भी उसको HbA1c को 7 से नीचे नहीं ले पाते। हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि रात को हमारा हाइपरटेंशन नेगेटिव प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हाइपरटेंशन डिसऑर्डर, किडनी, इवन कि कई बार हमारे पास CKD का पेशेंट आता है, CKD में उनको डायलिसिस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उनका यूरिया क्रेट सेटल नहीं हो रहा, और उनको जब बोलते हैं कि आप खराटे मारते हो, तो उनको फिर बाईपैप लगा के, फिर उनको ऑक्सीजन दे के, फिर उसके बाद उसको वाइटल ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है। यूरोलॉजी में चले जाइए तो पेशेंट कई बार मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा मिक्चुरेशन, कई बार हमारा रेफरल आता है पेशेंट का कि रात को 18 बार मिक्चुरेशन जा रहे हैं, हमें कोई कॉज नहीं मिल रहा, हमने सब कुछ चेक कर लिया, वहाँ पे ये ट्रबल कर रहा है। बोन्स की विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन D3, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, वो इसके कारण हो रहा है। इवन कि हमारे जो मोस्टली TKRs हो रहे हैं, हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं ओवरवेट के कारण, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट इस डिजीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशन में है। लेकिन जब तक ये पेशेंट सोचता है या समझ पाता है, या जब तक इतनी अवेयरनेस, जैसे आप हमारी वीडियो को अगर कहीं शेयर करके पहुंचा भी दोगे, तब तक कुछ इरिवर्सिबल डैमेज पेशेंट की लाइफ में हो चुका होता है। और जब 17-18 पे डॉक्टर्स की बात कोई एक अकेला डॉक्टर काटता है, तो उसको एक बहुत सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसमें आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है कि इस मैसेज को आगे से आगे कन्वे किया जाए। जो भी जनता इसको सुनती है, उसको एक दायित्व है कि उसको अपनी फैमिली के साथ साथ दूसरे की फैमिली का भी सोचना है और आगे इस मैसेज को पास करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, और जैसा हम देख भी रहे हैं, और जब स्लीप डिप्रिवेशन और स्लीप एपनिया की बात जैसा आज हम कर रहे हैं, जो कि शरीर के हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है, हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ज़्यादातर आजकल हम जैसे शिकायत करते हैं कि मेमोरी लॉस का होना, हमारी याददाश्त, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम भूल जाते हैं। ब्रेन फॉग नाम से एक शब्द जो कि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो हमारी मेमोरी को, आपका स्लीप एपनिया अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़, कि आप वेट लॉस जर्नी में, आप वेट लॉस के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कर रहे हैं, पर फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है स्लीप एपनिया। और इसके अलावा जैसा कि बात की जा रही है कि वो आपके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, यंग हार्ट अटैक की जैसा हम बात कर चुके हैं, आपकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपकी बोन हेल्थ के ऊपर ज़्यादातर, जैसा हम देखते हैं कि आजकल आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आपके पोस्चर्स ठीक नहीं है, आप
इजी फॉल होते ही आपको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ओल्ड एज के अंदर, तो जो उसका भी एक कारण है वो भी एक स्लीप एपनिया है। तो जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। तो सबसे ज़्यादा जैसा आज हमने लक्षणों की बात की और इसको डायग्नोस कैसे कर पाएँ स्लीप स्टडी के ज़रिए, उसके बारे में हमने बात की। और हमने ये भी जाना कि इसके लिए आपको किस डॉक्टर को अप्रोच करना है और इसमें किस तरह से वो डॉक्टर आपको आगे फर्दर रेफ़र करेगा और आपके लिए क्या ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट में थोड़ा सा हम और जान लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि क्या ये ट्रीटेबल है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी इससे सफ़र करते हैं पर वो ट्रीटमेंट कहीं करा नहीं पाते क्योंकि राइट उनको सोर्स पता नहीं होता। तो आगे हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसका राइट ट्रीटमेंट क्या है और उसके किस तरह के सक्सेस रेट हैं। तो डॉक्टर मित्तल, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, और इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या ये 100% या पूरी तरह से क्योर हो जाता है? देखिए सर, इसमें जो सबसे पहले डायग्नोसिस कंफर्म होते ही हमारे पास दो ट्रीटमेंट प्लान सामने आ जाते हैं। वन इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो 1960 से पहले वर्ल्ड में भी अवेलेबल नहीं था, उसको बोलते हैं CPAP मशीन एंड BiPAP मशीन। CPAP मीन्स कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP मीन्स बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो जब भी हमारे को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का साइन मिलता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूसली हवा फेंक कर छाती तक हमारा ऑक्सीजन को प्रवाह सेट कर देता है, जिससे उसके अनटूवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन जैसे कि रात को कार्डियक अरेस्ट आना, स्ट्रोक आना, एकदम से हमारे पाउंडिंग हार्ट हो जाना, ब्रेन फॉग होना, दिन में सुस्ती वगैरह, ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। बट ये हमारा एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान नहीं माना जाता। कई लोग CPAP लगाने के बावजूद भी अपने मेटाबॉलिक चीज़ों को करेक्ट नहीं करते, करेक्ट डॉक्टर को नहीं मिलते, अपने वजन को कंट्रोल नहीं करते, तो उनको फिर बाई लेवल पर शिफ्ट कर दिया जाता है। CPAP क्या करेगा, आपको एक साइड से हवा फेंकेगा, चेस्ट उसको रिपाउंड करेगी। तो उसमें क्या होगा कि आपके चेस्ट को कोई इम्पोर्टेंट खतरा नहीं आया है, आप एक नॉर्मल सिस्टम से चल रहे हो, बस एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ आप सर्वाइव कर रहे हो, बट चेस्ट इज़ नॉट इन्वॉल्व। बट धीरे धीरे अगर वो पेशेंट उस चीज़ को नहीं समझता, लाइटली लेता है, या फिर उसकी प्रेजेंटेशन ही लेट है, AHI स्कोर बहुत ज़्यादा हैं, इवन कि 60 क्रॉस कर रहे हैं और हमारी मिनिमम सैचुरेशन 70 से नीचे जा रही है, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली भी कई बार BiPAP एडवाइस कर दिया जाता है। BiPAP मीन्स हम इधर से हवा फेंक रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेस्ट का काम हमने इग्नोर कर दिया है। वो हम जब हमारा प्रेशर CPAP का 20 के अराउंड आ जाता है तो ऐसे केसेस में आगे हम BiPAP रिकमेंड कर देते हैं। बट BiPAP लगाने से जब भी हमें फ्यूचर में कोई भी ऐसी लंग इन्फेक्शन हो जाती है जहाँ पे हमें लंग को सपोर्ट देने की ज़रूरत है और आप ऑलरेडी घर पर BiPAP लगा रहे हो, तो ICU का डॉक्टर सुनते ही आपको वेंटिलेटर पे डाल देगा। वो इस बात को सुनने के लिए रेडी ही नहीं होगा कि आपको BiPAP सपोर्ट पे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी BiPAP पे हो, आपको इन्फेक्शन आई है, दे नीड टू स्टेप अप एंड दे आर राइट ऑन इट। बट टू वीन ऑफ वेंटिलेटर, ठीक है, यू नीड योर ओन चेस्ट सपोर्ट। तो वहाँ पर ये पेशेंट्स जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच ही नहीं सकती, जहाँ तक ना पेशेंट को इतना कोर लेवल की समझ है, ना हम वहाँ तक बोल सकते हैं, इनकी एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हम भी इतने कोर लेवल तक कई बार नहीं बोल पाते। शायद मैं इस मंच पे डिस्कस कर पा रहा हूँ, शायद मैं अपनी OPD में डिस्कस कर लूँ, बट कोई भी ऐसी बात को कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं देता। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर उसको CPAP बहुत अच्छा, वैसे जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो CPAP रिमूवल के लिए आते हैं, बिकॉज दे डोंट फील इट कंप्लाइंट। इट इज़ काइंड ऑफ एक रात को आपका एक बंधन बंध गया। आप जनरली लोग रात को इमेजिन करते हैं कि अब जाके चैन की नींद सोएंगे, उनको ऐसा हो जाता है कि अब भाई उसको लगा के सोना पड़ेगा। तो वो एक स्टिग्मा में है, वो कहीं जा नहीं पाते, ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रेन तो वो भूल ही चुके हैं, फ्लाइट में भी उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, इवन कि उनको एवरीबडी दे हैव टू टेल फ्लाइट के उनको भी, स्टाफ को भी बता के रखना पड़ता है कि हमें प्रॉब्लम है। तो बहुत ही ज़्यादा एक उनको ऐसे एनवायरनमेंट में जीना पड़ता है जहाँ वो एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को डाल लेते हैं और उससे वो अपने आप में ही एक ट्रबल में चले जाते हैं। बट जब वो एक पल्मोलॉजिस्ट के पास या मेडिकल मैनेजमेंट टीम के पास जाते हैं तो ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसको CPAP कहा जाता है, जो कि इतने टाइम से मार्केट में 50 साल से, तो ऑब्वियसली इसको ही सब फर्स्ट रिकमेंडेशन देंगे। बट मानो कि किसी को अगर कैंसर हुआ है
तो आज भी सारे डॉक्टर यही बोलते हैं कैंसर से मर जाएंगे, और हम खुद इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को देख चुके हैं कि जो उनको कैंसर हुआ और वो अपने इवन की कैरियर में दोबारा से एक्सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली समवन हु नीड्स थिंग्स टू बी डन हैज़ टू कम either socially, either publicly, or they have to find in either way कि एडवांस ट्रीटमेंट कहाँ हो रहे हैं। ये एडवांस ट्रीटमेंट एब्रॉड भी हो रहे हैं, इवन इंडिया में भी काफ़ी जगह हो रहे हैं, बट क्योंकि ये ब्लडलेस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही न्यूअर टेक्नोलॉजी है और इसमें फुल फ्लेज्ड आपको इन्वॉल्वमेंट देकर अपनी पूरी ENT की ब्रांच को पीछे छोड़कर एक ही चीज़ के पीछे पड़ने के लिए बहुत ही कम लोग हैं मार्केट में जो एक ही चीज़ के पीछे अपना कैरियर को लिमिट कर रहे हैं। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी शंका है, आप पेन डाउन कीजिए, अपने क्वेश्चंस को पेन डाउन कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। वी हैव डन अ लॉट ऑफ फॉलोअप्स, हमने एंड तक लोगों को देखा, कॉम्प्लिकेशंस जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस हुई वो भी देखी, बट जो सक्सेस रेट की बात हुई, हम जनरली इसका सक्सेस रेट 98% कोट करते हैं, और 2% जो सक्सेस रेट ख़राब होता है वो एक जिद्दी पेशेंट, उसमें हमेशा एक इन्वॉल्वमेंट है। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आई एम प्रोमिसिंग यू द रिजल्ट्स इफ़ यू विल डू द प्रोमिस्ड थिंग दैट आई विल आस्क फ्रॉम यू। एक आपकी एयरवे सर्जरी हो रही है, उसमें आप केयर नहीं कर रहे, आप KFC बर्गर के पीछे पड़े हैं, आपको गोलगप्पे खाने हैं। वो टाइम जब बॉडी को हीलिंग चाहिए 20-21 दिन, हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं वो गोलगप्पे खाने चले गए, अब उनको बाद में इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि अरे यार ये काम हमारा बढ़ गया। तो वो जो 2% में कोई भी नहीं आना चाहता, ना सर्जन आना चाहता है, ना ही पेशेंट आना चाहता है। तो अ सीरियस पेशेंट एंड अ सीरियस डॉक्टर कैन ओनली ब्लॉक द डिजीज़ एंड नो इफ़ वन पार्टी इज़ नॉट सीरियस द अदर वन विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। तो जो भी पेशेंट्स ये हमारी वीडियो सुन रहे हैं उनको इस बात को ज़रूर समझना है कि दिस इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर। If I can talk continuously on your mic for 20 minutes and don't stop in between and don't take a pause about this disease, so there is something serious going on this. So please, आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, यू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, आप लिख के लाइए अपने क्वेरीज। आपको लगता है सक्सेस रेट क्यों नहीं होगा, वो भी हम बताएंगे। सक्सेस इवन कि कई बार हमें बाईपैप से CPAP पे पेशेंट को स्विच करना पड़ता है। तो जो सेकेंड मोडेलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेट इज़ सर्जिकल मोडेलिटी। तो वंस एंडोस्कोपी इज डन, उसके बाद हम आपके रूट कोज को देख लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि अब हमें ये आपका काम करना है, इतने आपकी ड्यूरेशन है, जनरली 1.5 to 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है। मिनिमम 2 डेज़ हम अपने पास रखते हैं पेशेंट को IPD में, क्योंकि बीइंग अ एयरवे डिसऑर्डर कभी भी छोटा मोटा अगर 1 ml या 2 ml किसी को ब्लड अगर घर पे जाके चला जाता है तो वो इट इज़ काइंड ऑफ 500 ml फॉर देम। और अगर हॉस्पिटल में 1 ml 2 ml ब्लड होगा, वो आपको RMO को, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को वो ज़रा सा इग्नोर करके आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। और उसके बाद आपको हम फर्स्ट फॉलोअप 10th डे पे बुलाते हैं। 10th डे के बाद मोस्टली पेशेंट्स को फॉलोअप पे नहीं बुलाया जाता और उसको हमारे टेली कंसल्टेशन टीम फिर आगे हैंडल करती है। जो पेशेंट दूर से आते हैं उनको हम टेलीफोनिकली ही देखकर उनको 3 to 6 मंथ्स में क्लोज कर देते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये सब कुछ जो हुआ, पहले स्नोरिंग हुई, फिर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो आपका वज़न बढ़ा, आपका वज़न बढ़ा तो आपका स्केलेटन तो उतना ही रहा। नाउ योर स्केलेटन हैज़ टू बियर मोर वेट। तो अब आपको हर चीज़ को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको इवन की जगाने के लिए भी कैलोरीज एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। तो वो ऐसे एक कैस्केड बन जाता है जिसमें उसको साइकिल ब्रेक ही नहीं कर पाता पेशेंट को। तो वंस वी आर डूइंग दी सर्जरी वी आर ओनली ब्रेकिंग द कैस्केड ऑफ ऑक्सीजन। हम एकदम से वहाँ पे जो टिश्यूज़ आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सडनली वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। आपके दिन के सिम्टम्स वैनिश हो जाते हैं 2nd to 3rd डे तक। डे टाइम स्लीपीनेस, लिथार्जी, गाड़ी में बैठे बैठे सोना, ब्रेन फॉग, इरिटेटेड बिहेवियर, जो भी दिन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। इवन कि कई लोगों को तो सांस लेते हुए सीटी भी आती है क्योंकि एयरवे बहुत कम होता है, वो भी ठीक हो जाता है। इवन कि हमारी एक्टिवनेस भी बहुत बड़ी हो जाती है, कैरियर में भी हम बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो दिन में हो रही हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। बट वन बल्की टंग इज़ देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ टंग वेट टू योर बॉडी वेट। अगर आपका इसको 1:100 की रेशियो में काउंट किया जाता है, अगर आप 100 किलो के हो तो आपकी टंग विल अकाउंट 1 kg डायरेक्टली।
तो इफ़ योर वेट इज़, लेट्स एग्जांपल आपका वजन 80 किलो है एंड योर हाइट इज़ 5 फुट, तो जनरली इंचज़ के हिसाब से 1 kg पर इंच के हिसाब से चलें तो आपका 60 होना चाहिए। तो व्हेन वी ऑपरेट वी आर ओपनिंग योर ऑल द एयरवेज बट नॉट टचिंग योर टंग। सो क्या होगा कि अब आपकी टंग के डिफरेंस आ गया 60 माइनस 80 इज 20, तो मीन्स यू हैव 200 ग्राम मोर वेट इन योर टंग। सो नाउ आपको आगे हम डाइट शेड्यूल्स देते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं, सडनली आपका ऑक्सीजन बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है, आपका वेट अपने आप शेड होने लग जाता है, सडनली यू फील कि मुझे भूख भी कम लगने लग गई है, इवन कि आपके सारे मिनरल्स, आपके सारे वाइटामिन्स ठीक होने लग जाते हैं, इवन कि डायबिटीज रिवर्सल, हाइपरटेंशन रिवर्सल, ये सब कुछ होने लग जाता है, आपके जो हार्ट फाइंडिंग्स है वो भी ठीक होने जाती है, नी पेन ठीक होने लग जाता है, ये सब कुछ आपको अपने आप समय के साथ समझ में आ जाता है। और उसके बाद जब पेशेंट, देखिए आपके लिए वो एयरवे सर्जरी है, मेरे लिए वो एयरवे सर्जरी है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मुझे चोकिंग हो रही है, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि मेरे पेशेंट को चोकिंग हो रही है, बट फॉर द स्पाउसेस, फॉर द पीपल इट इज़ अ स्नोरिंग सर्जरी। वो फिर भी यही बोलते हैं कि खराटे तो अभी भी आ रहे हैं, तो खराटे अगर हमको एंड तक, अब हम बात करते हैं नॉट स्लीप एपनिया सर्जरी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्नोरिंग सर्जरी। तो हाँ, स्नोरिंग भी ठीक हो जाती है पूरी, इफ हमने जो आपसे प्रॉमिस मांगा है कि BMI को 25 से नीचे लेके आइए, नाउ योर स्नोरिंग विल ऑल्सो। सो इस कंसेप्ट को एक इंसान जो काफी लंबे समय तक आपके साथ चल रहे हैं, उसको आपको विश्वास करना, समझना और अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार प्री सर्जिकली सब कुछ पूछना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर लोकेश मित्तल ने बताया कि देखिए इसका हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, और सर्जरी से संबंधित लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, क्योंकि देखिए नी सर्जरी, हार्ट सर्जरी ये बहुत कॉमन सर्जरी है, पर ख़ास तौर पे जब स्लीप एपनिया की सर्जरी की बात करें तो लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, जिसके बारे में अभी डॉक्टर मित्तल ने खैर बताया भी। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है लोगों को कि सर्जरी के सक्सेस रेट, जिसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, पर हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत सारी और दूसरी बीमारियों का रूट कॉज है, अगर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर उसकी सर्जिकल मॉडलिटीज़ अवेलेबल है तो वो हमें कराना चाहिए। पर यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सर्जन जिसकी ख़ास तौर पे स्लीप एपनिया की सर्जरीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्जरीज़ परफॉर्म की हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज़ रही हों, तो ये चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने जाना कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मेजर सर्जरी नहीं है, आप 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद कुछ आपको प्रिकॉशंस रखनी ज़रूरी होती है। और जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि स्नोरिंग से इसका संबंध नहीं है, स्नोरिंग भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो एक ये हॉलिस्टिकली आपको ट्रीटमेंट इसके अंदर मिलता है, जिसमें आपको आपकी सर्जरी के बाद आपका पोस्ट सर्जरी केयर, जिसमें आपका डाइट मैनेजमेंट और ओवरऑल वेट मैनेजमेंट, ये सभी तरह की काउंसलिंग उस सर्जरी का ही एक पार्ट होती है। तो अगर आप भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम का शिकार है, आपने जैसा कि लक्षणों को जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि हम सभी तरह की स्लीप हाइजीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्लीप हाइजीन आजकल एक बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया है। सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि हम अपने रूम का टेम्परेचर ठीक रखते हैं, हम अपनी मैट्रेसेस को ठीक कर लेते हैं, हम सोने से पहले खाने का भी ध्यान रखते हैं, रात का खाना भी नहीं खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी ठीक करते हैं, सब चीज़ें ठीक करते हैं, पर फिर भी हमारी जो नींद की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही। तो देखिए कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पे आपको एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। और लाइफ लॉन्ग आप ऐसी प्रॉब्लम को लेकर अपने साथ चल रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपको भी प्रॉब्लम होती है और आपके जो अपने हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस पॉडकास्ट के लास्ट दौर पे हैं और उसमें हमारा सवाल डॉक्टर मित्तल से रहेगा कि सर कौन सा एज ग्रुप है इससे अफेक्ट होता है और किस एज ग्रुप में इस तरह की जो सर्जरीज़ हैं उनके सक्सेस रेट ज़्यादा रहते हैं, क्या बच्चे भी इसका शिकार होते हैं? देखिए ये सब कुछ हमारा स्लीप एपनिया की ट्रबल हमेशा बचपन से ही शुरू होती है। ये जनरली एडिनॉइड और टॉन्सिल के रूप में ये शुरू होती है और जनरली सारे पेशेंट्स को, अपने बच्चे को ये बताया जाता है कि 12 साल के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
तो आज एक बथ मिस्टर के तरीके से हम इसको बताना चाहते हैं कि कोई भी टिश्यू हमारी बॉडी में है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता अपने आप, वो या तो थिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, या उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम दिखने लग जाएगा। तो इवेंचुअली वो जो टिश्यू है धीरे धीरे अपना थिक हो जाता है और हमारी वो पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल थिकनेस के रूप में सामने आता है। जब पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल थिकनेस होती है तो ऐसे केसेस में हमारे नेज़ोफ्रेंजियल एयरवे कॉलम जो हमारा यूवुला से लेकर पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल तक है वो हमारा कम होने लग जाता है और हमारा वेलम कोलैप्स बहुत और ओरोफेरेंजियल कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी कोई भी ग्रेड 3 एडिनोइड्स टॉन्सिल्स का ओपिनियन दिया गया है और आपको 6 महीने या साल के बाद भी उसका रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपका बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, उसके डेंटल आर्टिफैक्ट्स आने लग गए हैं, दांत में स्पेसेस आने लग गए हैं, मैंडिबल थोड़ा पीछे जाने लग गया है, तो इसको एडिनोइड फेसिस कहा जाता है। आप गूगल करके बड़े आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है और कई बार चोकिंग भी हो रही है, बेड वेटिंग भी हो रही है, बच्चा बार बार हिल रहा है, तो ऐसे केसेस में एक ईएनटी सर्जिकल ओपिनियन जरूर लीजिए। आप एक नहीं 2 लीजिए, 3 लीजिए, उससे आपको एटलीस्ट उस टाइम पर आपको इस डिजीज़ के बारे में कुछ पता चल जाता है। इसको पीडियाट्रिक स्लीप एपनिया कहते हैं। नाउ जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे ये सब कुछ घर में नॉर्मल हो जाता है कि हाँ ये तो ऐसे चलता है, ये ऐसे ही चलता है। तो धीरे धीरे वही कैस्केड जो मैं अभी बता रहा था कि स्नोरिंग हुई, फिर वज़न बढ़ने लग गया, ऑक्सीजन कम होने लगी, तो सडनली मैरिज के बाद हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में। सडनली फिर ये आउटबर्स्ट होता है 30 से 45 के बीच में, जिसमें पेशेंट खुद जाकर डॉक्टर को बोलता है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, रात को सांस नहीं आ रही। उस समय 30 to 45 में एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि उसको सर्जिकली रिमूव कर कर हम आगे की अपनी 45 इयर्स की लाइफ सिक्योर कर लें। बट कई बार एक माइनर डर से हम 15-20 साल उस डिवाइस को परचेज़ कर कर वट एवर द फैक्टरीज, कई बार हम उसकी पैसे को पूरा करने के लिए या फिर सर्जरी के डर से या फिर फेक ओपिनियन के डर से आगे नहीं बढ़ते और उसके साथ बन जाते हैं। वंस वी आर कनेक्टेड टू दैट थिंग, तो वो एक ऑरा क्रिएट कर देता है। आप जनरली अपनी नींद की बात करनी बंद कर देते हैं, आप रिश्तेदारों के घर जाना बंद कर देते हैं, आप होटल्स में ट्रैवल करना बंद कर देते हैं, बाहर ट्रैवल करना बंद कर देते हैं। इवन कि कई पेशेंट्स हमें बोलते हैं सर 2 किलो तो इसी का वेट हो जाता है, अगर फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं तो इसका ही हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ने लग जाता है। और कई हमारे पास इवन कि NHI के कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर हमें आज मध्य प्रदेश रहना है, कल यूपी में जाना है, हम तो ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे, हमें तो एक सेपरेट इनोवा रखनी पड़ रही है कि मशीन लगा के सो के जाऊँगा। तो इस लेवल तक पेशेंट परेशान है। तो ये जो परेशानी है आराम से 45 तक तो बहुत ही आराम से ठीक करी जा सकती है, और 45 में वो 2-3 महीने बाद उस चीज़ को भूल भी जाता है कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। लेकिन कई लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं 60 के बाद। तो ऐसे केसेस में इस बात को समझना ज़रूरी है कि लैक्सिटी ऑफ द स्किन, अब हमारी आउटर स्किन लैक्स हो रही है तो हमारी एक इंटरनल स्किन भी होती है जिसको म्यूकोजा कहते हैं, तो वो भी लैक्स होना शुरू कर देती है। और आप एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ले रहे हैं 15 से 20 साल से, तो वो एक हमारे लंग को भी उसको आदी बना दिया गया। कई पेशेंट हमें आते हैं कि हमें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, अभी हमें 65 में पता चला है, बट वी श्योरली वांट टू गो फॉर इट। तो मैं उन्हें ये बात जरूरी बताना चाहूँगा, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे मिस हुआ है, कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण हमें एजिंग होती है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास 65 में आ रहा है, हम हाफ ऑफ द एज उसका पूछते हैं कि कितने टाइम से आप CPAP यूज़ कर रहे हैं। मानो कि वो 20 ईयर्स से CPAP यूज़ कर रहा है, तो उसने 45 में लगाया था, नाउ इज 65, ही इज़ 65 अकॉर्डिंग टू हिम, बट हाफ हम ऐड कर देते हैं, ही इज़ 75 अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि उसने उस डिज़ीज़ को इरेडिकेट नहीं किया, उसके सिम्टम्स को सिर्फ हाइड किया है। उसके कारण हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वहीं खड़े थे, सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट वैसी ही थी, डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं हुई, कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ, बोन डेंसिटी ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें एनेस्थीसिया क्लियरेंस नहीं मिलती, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। सो कई बार हमें वो पेशेंट 65 का देखने में खुद ही 55 लगता है, और कई बार वो 65 का पेशेंट हमें ही देखने में 75 लगता है।
तो ऐसे केसेस में वो सर्जिकल ओपिनियन वो हम सिक्योर करते हैं। अगर कोई भी ओल्ड एज ग्रुप है और उनको इस चीज़ से निजात चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्ट यू हैव टू मीट द कंसर्न्ड ENT डॉक्टर हु इज़ ट्रीटिंग योर स्लीप एपनिया, देन मेक अप योर माइंड आफ्टर अ फॉलो कंप्लीट डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल स्लीप एपनिया में बच्चों में भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो वो अपने पेडिट्रिशियन से ज़रूर मिलें। उसके बाद ENT कंसल्टेशंस होने के बाद अगर उनको लगता है किसी तरह की सर्जरीज़ की इंडिकेशंस हैं, तो उस तरह की सर्जरीज़ परफॉर्म की जा सकती है। और जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया कि एक हमारी एज होती है जब हम 30s की बात करते हैं, जो कि एक सैंडविच लाइफ की तरह होती है। हमारे पास हमारे करियर का प्रेशर होता है, हमारे पास हमारी फैमिली का प्रेशर होता है, उसी समय हमारी न्यूली मैरिड लाइफ भी होती है। अगर आपको ऐसी समस्या उस समय लग रही है स्लीप एपनिया की, तो वो भी एक राइट टाइम है जिस टाइम अगर आपको ऐसी सर्जरीज इंडिकेटेड होती है, तो आप एक एक्सपर्ट के पास जाके मिल के इस तरह की सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल आपकी हेल्थ और कंप्लीट वेलबींग को इफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा डॉक्टर साहब आपसे, इस तरह की सर्जरीज की किस तरह की कॉस्ट आती है? क्या ये बहुत ज़्यादा महंगी सर्जरीज होती हैं? देखिए, इट कॉस्ट डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्पिटल ऑल्सो एंड द सर्विसेज दैट पेशेंट नीड्स टू अवेल। सो ये जनरली हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है, और हमारी टायर 1 सिटीज़ और टायर 2 सिटीज़ में भी डिफ़र करती है। बट जिन लोगों के पास भी 5 लाख से नीचे का इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का भी इंश्योरेंस है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ऑल ओवर इंडिया ये इसको कवरेज दी जा सकती है। नाउ इट डिपेंड्स कि विच सर्जन यू आर गोइंग टू एंड विच इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू। बट अगर जो हम देखते हैं मोस्टली पॉलिसी होल्डर्स के पास 5 लाख तक की पॉलिसीज़ रहती हैं, तो दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड बीइंग कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन कि उनका इसके अंडर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक है। तो जैसा हमने माना कि कोई बहुत ज़्यादा आपके इंश्योरेंस के अंदर भी ये सर्जरीज कवर्ड हो जाती है। दूसरा एक इसमें ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर डॉक्टर साहब की, जैसे हर एक बीमारी की हम बात करते हैं, स्टेजिंग की बात करते हैं कि आपको ग्रेड 1, 2, 3, इवन फैटी लिवर की भी जैसे हमने बात की, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। तो जो स्लीप एपनिया है वो भी इस तरह से फेजेस में होता है कि आपको अभी माइल्ड है, अभी कम है, अभी थोड़ा बड़ा है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब हम स्लीप स्टडी करते हैं तो उसमें एक AHI स्कोर जनरेट होता है, उससे हम इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कन्वर्ट करते हैं। हमारी लोएस्ट ऑक्सीजन कितनी जा रही है उससे हम इसको स्कोर करते हैं। हमारा नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन साइट्स कितनी है उससे हम स्कोर करते हैं। बॉडी के अंदर कितनी हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम जूझ रहे हैं, लाइक थायराइड भी है, हाइपरटेंशन भी है, BP भी है, या फिर CKD भी है, तो उसके हिसाब से भी स्कोरिंग की जाती है। और एक मैनुअल स्कोरिंग जो हम इसको एयरवे आर्किटेक्ट डिजीज़ कहते हैं कि वी हैव टू, दिस इज़ अ एयरवे डिजीज़, यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली थ्रू योर एयरवे। सो एक हमारा माइंड जो होता है उसको एक आर्किटेक्ट प्लानिंग करता है कि क्या हम इसको सक्सेसफुली स्टेज में कर पाएंगे या हमें मल्टीपल स्टेजेस की ज़रूरत है, वो हम आफ्टर एंडोस्कोपी पेशेंट को डिस्कस करते हैं। बट इस बात को समझना ज़रूरी है कि द वे वी ट्रस्ट आवर पेशेंट, कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, द सेम वे द पेशेंट हैज़ टू पुट द फेथ इन द डॉक्टर। दिस इज़ अ very new concept in this disease, so questions being asked is not a problem for us. But speaking negative about it without knowing the truth, you can go on YouTube, you can search my name by putting Dr. Lavkesh Mittal with Healing Hospital sleep apnea. There are a lot of reviews patients have spoken of. So once you do your R&D of this topic, I will like to say to everyone, please at least hear 10 reviews. They have their own unique stories. Okay, so once you hear, you can guess कि yes, it's my story also. Some stories obviously match. So once you get that instinct कि yes, vibe मिल रही है, समझ आ रहा है, हम एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हैं। मोस्टली पेशेंट हमें बोलते सर डॉक्टर टाइम ही नहीं देते, हम आपको टाइम देने के लिए तैयार हैं। बट अगर आप एक नेग्लिजेंट बिहेवियर के साथ अपने आप में ही क्वेश्चन बना के बैठ गए हो कि ये नहीं होता, ये सब शोशा है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस पॉडकास्ट का एक यही मोटिव है कि हम इस अवेयरनेस को क्रिएट करें। मे बी इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द अवेयरनेस, बट विद योर सपोर्ट, विद यू ऑल पीपल, obviously joining hands will make a thumb stronger.
तो हम आगे इसमें बढ़ेंगे और एक न्यू रेवोल्यूशन लेके आएंगे जिससे हम CPAP को हटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मित्तल, आपने जैसा बताया कि डेफिनेटली एक अवेयरनेस को लेकर पॉडकास्ट है। जैसे बात हम कर रहे हैं कि ज़्यादातर हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जिसका भारत कैपिटल बनता जा रहा है, तो ये भी जीवन शैली से संबंधित है। क्या आपको स्लीप एपनिया एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है या ये जेनेटिक भी होती है? देखिए सर, हम अपना 1/3 लाइफ सोने पे गुजार रहे हैं। 1/3 लाइफ हम अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पे निकालते हैं एंड 1/3 लाइफ हम अपनी फैमिली कैपेबिलिटीज़ पे निकालते हैं। वट्स एवर द टाइम पीरियड इज़, कई बार कुछ ज़्यादा होता है, कई बार कुछ ज़्यादा होता है। सो आप टेल मी, इफ़ योर 1/3 ऑफ प्रोफेशनल लाइफ इज़ नॉट गुड, सो रेस्ट, व्हाट विल हैपन टू रेस्ट 2/3? योर स्लीप विल बी गॉन, योर फैमिली विल बी गॉन। इट्स सो क्लियर व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन। So what about sleep? That is also 1/3. And so what about family? That is also 1/3. Even most people know about family also. So it is a clear cut message to everyone to make sure you get a healthy sleep and protect your personal and family life with it. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आज हमने स्लीप एपनिया को लेके पूरी तरह की जानकारी हासिल की और बहुत ज़्यादा, जैसा हम बात कर रहे हैं कि स्लीप जिस तरह से हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा आजकल युवा इस बात को लेके मोटिवेट रहते हैं कि कोई 2 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। आपकी नींद की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी आपका जो वर्क है वो प्रोडक्टिव होगा, आपका जो करियर है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जैसा हमने बात की कि स्लीप डिप्राइव्ड होने से बहुत बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है और बहुत तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ से कनेक्टेड है और वो पूरी तरह से ट्रीटेबल है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने A to Z जिस भी तरह की हमारी इंक्वायरीज़ थी उनके बारे में बात की। पर और भी अगर आपको स्लीप एपनिया से लेकर किसी भी तरह की आपके मन में शंका है तो आप अपने कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम पॉडकास्ट के नीचे डॉक्टर साहब की डिटेल भी भेजेंगे तो आप उनको भी व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज़ का आंसर ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम उसके अंदर टेलीकास्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा पॉडकास्ट था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपको स्लीप एपनिया के बारे में अवेयर करना, जागरूक करना, बताना, ताकि आप अपने आप को इस बीमारी से ठीक कर सके और आपके सराउंडिंग में आपके अपने जो हैं उनको भी इस बीमारी के बारे में अवेयर कर पाएँ, उनको बता पाएँ। और इसका जिस तरह से हमने बात की कि ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। तो डॉक्टर लोकेश मित्तल का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम निकाला और दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में स्लीप एपनिया के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।